हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट की क्लास है, जिसमें हम लोग तुर्क इन्वेजन यानी कि इसके पहले पार्ट यानी कि पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में जाना था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए तुर्क इन्वेजन जो आपका पूरा टॉपिक है उसको समाप्त करते हैं। मुख्य रूप से दो शासकों को इसमें आपको पढ़ाना था। पहला था महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद बिन गौरी। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा मोहम्मद बिन गौरी पर फोकस रहेगा। मोहम्मद बिन गौरी भारत पर कब आया, कब उसने आक्रमण किया और किनके किनके खिलाफ उसका युद्ध हुआ, उन युद्धों का क्या परिणाम निकला। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग आज के इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महमूद गजनवी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य रह गए थे जो हम लोगों ने नहीं देखे थे, तो उनको एक बार हम लोग थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। पहला, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य लूटपाट एवं धन प्राप्ति था। ठीक है, वह भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने अथवा अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत नहीं आया था। ठीक है, तो ये पहला बात कही जाती है। और इसका जो तर्क दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि गजनवी विजित प्रदेशों में स्थायी रूप से नहीं रहता था, वह बार बार गजनी लौट जाता था। ठीक है, तो इस तर्क के बदौलत ये कहने का प्रयास किया गया कि उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत में केवल धन की लूटपाट करना था, न कि साम्राज्य विस्तार करना या अपना साम्राज्य स्थापित करना। गजनवी ने ना तो विजित प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया और ना ही विजित प्रदेशों में कोई स्थायी बंदोबस्त किए। ठीक है, नेक्स्ट क्या तर्क दिया गया कि गजनवी भारत से धन लूटकर मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो ये इसके तर्क दिए गए। इसके प्रमुख उद्देश्य कारण जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की पूर्ति में इतिहासकारों के द्वारा ये सारे तर्क दिए जाते हैं। दूसरा, उस समय जो मथुरा के मंदिर को तोड़ा गया था गजनवी के द्वारा, मथुरा पर आक्रमण, कन्नौज और मथुरा हम लोगों ने देखा था। तो इसको क्या कहा जाता है कि एक जीके टाइप क्वेश्चन है, भारत का बेथलहम इसको कहा जाता था। ठीक है, किसको? मथुरा को। इसके अलावा एक अन्य टाइटल है बुत सिकन। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना, महमूद गजनवी से संबंधित ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार पूछा गया है कि किस शासक को बुत सिकन कहा गया है। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। ठीक है, इसने कई सारे मंदिरों पर आक्रमण करके उनको तोड़ा था। ठीक है, वहाँ की मूर्तियाँ जो हैं वो खंडित की थी। इस वजह से इसको इतिहासकारों में या इतिहास में इसको जो बुत सिकन की उपाधि जो है ये भी दी गई, जिसका मतलब होता था बुत मूर्ति भंजक। क्योंकि इस्लामिक धर्म में मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है, इसलिए ये लोग मूर्तियों को तोड़ने का कार्य भी करते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि इस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार जिनसे हम लोगों को ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अलबरूनी का। इसका नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसकी पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद। ठीक है, दोनों में से कोई नाम आपको मिल जाए तो वो किसकी है? अलबरूनी की। और इसने इस पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? फारसी भाषा में की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। अलबरूनी ने जो है अरबी भाषा में लिखी थी। ये अरबी भाषी इतिहासकार था और इसी ने अरबी भाषा में ही किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
फारसी मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट है फिरदौसी, इसने शाहनामा नामक महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, तो फिरदौसी की पुस्तक कौन सी हो गई? शाहनामा, और ये फारसी का ही था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फारसी ही था, फारसी भाषा में ही लिखा था इसने। नेक्स्ट है कुतुबी की तारीख किताबुल यामनी और बैहाकी की तारीख सुबुक्तगी। ठीक है, तो ये 4 पुस्तकें आप लोगों को याद रखनी है, जिनसे जो है इस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पहला अलबरूनी की किताबुल हिंद, दूसरा फिरदौसी की शाहनामा, तीसरा उतबी की किताबुल यामनी और बैहाकी की तारीख सुबुक्तगी। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं मोहम्मद गोरी पर। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, ये टाइटल याद रखना, मुइजुद्दीन किसकी उपाधि थी? मोहम्मद गोरी की। और इसका असली नाम क्या था? मोहम्मद बिन साम। ठीक है, इसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था और इसकी उपाधि जो थी शहाबुद्दीन थी। ठीक है, इसको इसीलिए 60 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है कहा जाता था, क्योंकि इसने गौर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट, अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौर कबीले की स्थिति मजबूत हुई। कबीलों का शासन था, हम लोगों ने देखा ही था, तो उसमें गौर कबीले की स्थिति मजबूत हुई और उसकी मजबूत होने के बाद मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक था। इसने जो है गजनी को जीत करके वहाँ पर एक नए वंश संसवानी वंश की स्थापना की और जिसको गौर वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो गजनी में इसका शासन स्थापित हो जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के जो अभियान हुए उसमें उद्देश्यों में डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखना। महमूद गजनवी के जो उद्देश्य थे वो थे मात्र धन लूटना और भारत की संपत्ति को यहाँ से लूटकर अपना मध्य एशिया की तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाना। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, इसलिए वो भारत पर अभियान करता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, 1173 में ये गद्दी पर बैठता है और 1175 में ही भारत पर इसका पहला अभियान होता है। किसके खिलाफ? मुल्तान के खिलाफ। ठीक है, तो भारत में महमूद गजनवी का पहला अभियान किसके खिलाफ था? शाही वंश के खिलाफ। और वहीं मोहम्मद गौरी का जो पहला अभियान था वो किसके खिलाफ था? मुल्तान के खिलाफ, तारीख 1175 ईस्वी। ठीक है, उस समय मुल्तान का जो राजा था उसका नाम था दाऊद। गौरी ने उसे पराजित कर दिया था। नेक्स्ट था 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण। गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। तो ये पहला शासक था। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी किस भारतीय शासक से पहली बार पराजित हुआ? तो याद रखना, गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। ठीक है, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। भीम द्वितीय बघेला वंश के शासक थे जिनकी राजधानी अन्हिलवाड़ा थी। ठीक है, इसके बाद फिर ये वापस चला जाता है, फिर भारत पर अभियान करने प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से उसके अभियान फिर से प्रारंभ होते हैं। उन्हीं में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कुछ युद्ध हैं, जैसे कि 1191, 1192, 1194। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं और इन्हीं युद्धों में विजय के फलस्वरूप मोहम्मद गौरी की भारत में जो सत्ता है वो स्थापित हो पाई। क्योंकि उस समय जो दिल्ली और अजमेर के प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जिनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, इनके विरुद्ध अभियान था और ये उस समय भारत के सर्वोच्च शक्तिशाली शासकों में उनकी गणना होती थी। ठीक, और उनसे पराजित होना, उनको परास्त करने का मतलब था भारत पर अपना शासन स्थापित करना। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध होते हैं एक ही मैदान पर। मैदान का नाम था तराइन। पहला युद्ध 1191 और दूसरा युद्ध 1192। ठीक है, क्षेत्र युद्ध मैदान का नाम क्या है? तराइन। ठीक है, तो पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह
परास्त होता है, लेकिन 1 साल बाद वो फिर से अपनी तैयारी मजबूत करके दोबारा आता है और इस बार पृथ्वीराज तृतीय को परास्त कर देता है। और पृथ्वीराज तृतीय के परास्त होने के साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी कर देता है। इसीलिए उसको मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो उसका प्रमुख विरोधी था या उसको कोई रोकने वाला था तो वो था कन्नौज का शासक। ठीक है, कन्नौज में गढ़वाल राजपूत शासकों का शासन था, जहाँ पर इस समय जो गद्दी पर बैठा था वो था जयचंद। ठीक है, जयचंद यानी कि 1194 में जयचंद के खिलाफ अभियान होता है और ये अभियान जाना जाता है चंदावर के युद्ध के नाम से। ठीक है, कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। यहाँ पे लिख दूँ मैं। ठीक है, चंदावर का युद्ध जो कब हुआ? 1194 में, और इसमें भी मोहम्मद गौरी की जो है विजय होती है। तो इस प्रकार इन विजयों के माध्यम से मोहम्मद गौरी जो है भारत में मुस्लिम सत्ता को या तुर्क शासन को स्थापित करने में सफल होता है। मोहम्मद गौरी भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज मत होना, महमूद गजनवी किससे आया था? खैबर दर्रा से। शुरू से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, वो मकरान तट की तरफ से आया, याद रखना। महमूद गजनवी गोमल खैबर दर्रे से आया और वहीं मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से आया। ठीक है, तीनों कहाँ से भारत पर आए, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ठीक है, तो यानी कि कन्नौज विजय के बाद उसने जो सिक्के डाले उसमें कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई है उन सिक्कों पर, तथा मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन शाम अंकित है। ठीक है, तो ये सिक्कों की क्वालिटी थी, आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को हानि पहुंचाई थी। ठीक है, कहते हैं कि उसमें आग लगा दी थी और वो उसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि 6 महीने तक वो जलती रही थी। काश कि वो लाइब्रेरी के सारे पुस्तकें पांडुलिपियाँ हमारे पास होती तो आज हम बहुत ही विस्तृत और अपने इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी रखे होते, या बहुत अच्छी जानकारी हमें अपने इतिहास की होती। मोहम्मद गौरी ने इंद्रप्रस्थ नगर में सैन्य टुकड़ी की एक शिविर डालकर भारत में जीते हुए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किसको सौंप दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शासक था जिसने भारत में एक तरह से वास्तविक तौर पर कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की और गुलाम वंश की जो पहला शासक है सल्तनत काल में जो आपको पढ़ना है गुलाम वंश, उसकी स्थापना की। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था वो था खोखरों के विरुद्ध, और इसी में मोहम्मद गौरी की खोखरों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। महमूद गजनवी का अंतिम किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। वही मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान हुआ या अंतिम संघर्ष हुआ वो किसके साथ हुआ? खोखरों के साथ। और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारत का जो पूरा साम्राज्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राजाओं के हार के कारण। आखिर राजपूत राजा क्यों हारे? ठीक है, तो इसके क्या प्रमुख कारण थे? पहला, तुर्की आक्रमण के पूर्व भारत अनेक राज्यों में विभाजित था अतः राजनैतिक एकता की कमी एवं केंद्र शक्ति का अभाव था। यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे, कोई केंद्र में एक पावरफुल शासक नहीं था। सबसे वो जो पावरफुल शासक उस समय थे यही पृथ्वीराज चौहान और जयचंद देवी माने जाते थे। वर्ग एवं जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज भी कई वर्गों में विभाजित था, जिससे सामाजिक दुर्बलता भी थी। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, आज भी जातिगत रूप से बटा हुआ है भारत। राजपूतों में वंशगत श्रेष्ठता के भावना के कारण झगड़ालू प्रवृत्ति एवं अनेक सामाजिक बुराइयों का जन्म हुआ तथा आपसी झगड़ों में वृद्धि हुई। ये लोग ज़्यादातर आपस में ही झगड़ते रहते थे। भारतीय समाज में नियतिवाद तथा भाग्यवादी विश्वास के कारण विदेशी आक्रमण तथा
यातनाओं को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानने लगे। इस कारण जनसाधारण ने एकजुट होकर उनका प्रतिरोध नहीं किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेंटल जो स्थिति होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए। जब तक आप मेंटली पूरा प्रिपेयर नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी अभियान में हो, चाहे आपका जॉब, पढ़ाई का अभियान हो, कोई भी चीज़ हो, जीवन का कोई भी हो, मेंटली जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो फिर चीज़ें आपकी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो पहला कार्य करना होता है वो है मेंटल कार्य। ठीक है, तो अपने माइंड को, अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित करना, ठीक है, और फिर उसके लिए सारे कार्य करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, रणनीति की बात करें तो रणनीति भी तुर्कों की हमसे कुशल थी, राजपूतों से। और दूसरी चीज़, उनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े और हथियार दोनों थे। ठीक है, तो ये भी एक, जो सेना में भी उनकी जो सर्वोच्चता है वो पहले से व्याप्त थी, और इनकी सेना जो है तुर्कों की सेना की अपेक्षा जो है थोड़ी सी कमज़ोर थी। ठीक है, सैनिकों में कमी नहीं थी, सैनिक उतने ही उत्साह से लड़ते थे, वो पीठ दिखाकर भगने वाले नहीं थे राजपूतों में। ठीक है, तो एक लड़ाकू जाति थी राजपूतों की। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, उस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अत्याधुनिक हथियार हैं जो उस समय होते थे, जैसे कि अच्छे घोड़े, अच्छे हथियार, ठीक है, रणनीतियाँ तैयार करना, ये सारी चीज़ों का अभाव था राजपूतों में। दूसरी, राजपूतों ने सामंती सेना थी, सामंती व्यवस्था उस समय चल रही थी, तो छोटे छोटे जो सामंत थे उन सबसे ज़्यादा जुटा करके अपनी सेना बनाई, जो कि राजा के प्रति उतने निष्ठावान नहीं रहते थे। वो सिर्फ उनको अपने सामंतों से ही लेना देना ज़्यादा रहता था। ठीक, तो ये सारे प्रमुख कारण थे। इसके बाद तुर्की आक्रमण के क्या प्रभाव रहे, उन प्रभावों के बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। भारत में सामंतवाद का ह्रास होने लगा एवं राजशक्ति का केंद्र राजा बन गया। ठीक है, दूसरा, संसार के काफ़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ा। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव में कमी आई। 12वीं शताब्दी में चरखा ईरान से आया एवं कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिला। इस तरह का वक्तव्य दिया इरफान हबीब ने। ठीक है, कि चरखा जो है वो ईरान से आया था इसी समय। दूसरा, स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सल्तनत काल की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। मोहम्मद हबीब का मानना था कि ये जो भारत में तीसरा नगरीकरण हुआ वो इसी समय तुर्कों के भारत में शासन स्थापित करने के साथ ही प्रारंभ हुआ। और अगला है, हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, ज़बरदस्ती भी बनाया गया, मजबूर करके भी बनाया गया, और कुछ स्वेच्छा से भी अपना बने। ठीक है, तो ये थे इसके प्रमुख प्रभाव। ये इसके साथ ही आपका जो पूरा तुर्क इन्वेजन है, तुर्क अभियान है, वो पूरा भारत में यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोगों की जो शुरुआत है वो अब गुलाम वंश से प्रारंभ होगी, तो जिसको हम लोग अगले लेक्चर्स के माध्यम से देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।